नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सबसे पहले बात होगी मोदी के कर्नाटक दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी साउथ के दौरे पर रहे। इस दौरान में उन्होंने बांदीपुर रिजर्व का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने देश में बाघों की संख्या के नए आंकड़े जारी किए। इसके साथ ही देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो चुकी है, ये उन्होंने बताया। और पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में 4 साल में 200 बाघ बढ़े हैं। अगली खबर आपको बताएंगी सुरभि। तो अगली बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी। दरअसल भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में एक नया मोड़ आ गया है और पुलिस ने 7 अप्रैल को सिंगर और बॉयफ्रेंड समर सिंह को गाजियाबाद से अरेस्ट किया था। अब पूछताछ में आरोपी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया कि 25 मार्च की शाम को आकांक्षा दुबे ने उसे आखिरी कॉल किया था, लेकिन उसके बाद ही आकांक्षा से कोई अफेयर उसका नहीं था। इस पर विस्तार से जानकारी देंगे आपको, लेकिन अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी महिमा। जी, और अगली बड़ी खबर यानी कि तीसरी खबर होगी योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को एक बार फिर से सुधर जाने की चेतावनी दी है। योगी ने कहा कि आज कानून व्यवस्था इतनी टाइट है कि माफियाओं की पैंट गीली हो रही है। उधर यूपी में आतिक कैंट फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये भी योगी आदित्यनाथ ने कहा। आतिक की 2 भांजियों को भी आरोपी बनाया गया है। तो उमेश पाल मर्डर केस में खुलासा हुआ कि मर्डर की प्लानिंग बरेली जेल में की गई थी। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन आखिरी बड़ी खबर आपको बताएगी मेरे सहयोगी पलक। बिल्कुल, और आखिर में बात होगी छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में शनिवार को दोपहर 2 बजे समुदाय के बीच में जमकर बवाल हुआ। इसके बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई और इसको देखते हुए गांव में धारा 144 लगाई गई है। गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। गांव में अभी दुर्ग आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती है। वहीं रविवार को सुरक्षा के बीच में मृतक भुवनेश्वर साहू का अंतिम संस्कार किया गया। विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे पूजा का। बिल्कुल, देखिए, देश के लिए आज खुशी का मौका है और खुशी का मौका इसलिए है क्योंकि बाघों की संख्या में इजाफा हुआ और ये जो अब तक सरकार के प्रयास रहे उसी का नतीजा है। बाघों की जो करंट संख्या है वो 3167 हो चुकी है। पीएम मोदी ने नए आंकड़े प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने के मौके पर जारी किए। इस दौरान में पीएम मोदी के अलग अलग अंदाज भी नजर आए। इस रिपोर्ट में देखिए। टाइगर, मोदी ने बताया नंबर। प्रोजेक्ट टाइगर मिशन सफल, बड़ा असर। प्रधानमंत्री मोदी का हर अंदाज अनोखा होता है। अपने भाषण से वो विरोधियों पर हमला भी बोलते हैं और प्रशंसकों को मुरीद भी बना लेते हैं। आज कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में शामिल होने मैसूर पहुंचे। हैट, टी शर्ट और ट्राउजर में प्रधानमंत्री मोदी का लुक बदला हुआ था। पहले वे बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे और खुली जीप में घूमे। इसके बाद वे कर्नाटक की सीमा से लगे मधुमलाई नेशनल पार्क पहुंचे और थेप्पाकड्डू एलिफेंट कैंप का भी दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने एक हाथी को गन्ना खिलाया और उसे सहलाया। इस एलिफेंट पार्क का मुख्य आकर्षण हाथी रघु है। ऑस्कर विनिंग फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स रघु और उसके पालने वालों पर आधारित है। इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बाघों का नया आंकड़ा भी जारी किया। 2022 के मुताबिक अब देश में बाघों की नई संख्या 3167 हो गई है। बीते 4 साल में देश में 200 बाघ बढ़े हैं। 2018 में देश में बाघों की संख्या 2967 थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाघों का आंकड़ा बढ़ा हुआ है, जो कि देश के लिए गौरव का पल है। दुनिया के 75% बाघ आज भारत में है। मुख्यमंत्री था तब ने लायंस पर काम किया था। वहीं मैंने सीखा कि किसी वन्य जीव को बचाने के लिए हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते। हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए। इसलिए गुजरात में हमने वन्य प्राणी मित्र कार्यक्रम चलाया।
लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। शानदार बिग कैट को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं। ये एक बिग कैट का पहला सफल ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है। कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। भारत की धरती से चीता करीब करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया। 1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे पर रायपुर गए थे। यहाँ उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी मैन मेड जंगल सफारी नंदनवन का लोकार्पण किया। जब इस सफारी पर निकले तो खुद कैमरा संभाला और एक टाइगर की फोटो भी क्लिक की थी। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल लीडर्स के साथ मिलकर एशिया में जानवरों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने की पहल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो करेंगे अगली खबर का। उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग 11 फरवरी को बरेली जेल में हुई थी। जेल में अशरफ ने असद, गुड्डू और उस्मान के साथ मीटिंग भी की थी। पुलिस ने दिल्ली से असद के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है। आतंकी 2 बाजी को भी आरोपी बनाया गया। आप रिपोर्ट देखिए। बैरक में हुई थी बैठक, जेल में रचा गया खेल। अशरफ की मीटिंग में बनी थी सेटिंग। असद, अशरफ, उस्मान, गुड्डू की हुई थी मुलाकात। कैसे होगा मर्डर, प्लान पर हुई थी बात। उमेश पाल का मर्डर कैसे होगा, तारीख, समय, सब कुछ 13 दिन पहले तय हुआ था। प्लानिंग की जगह थी बरेली जेल, जहां अशरफ और असद ने शूटर्स के साथ मीटिंग की थी। बरेली जेल में ही बैठकर अशरफ ने पूरा प्लान सेट किया था। जेल में अशरफ खुलेआम अपने लोगों से मिल रहा था। उमेश की हत्या के बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी तो मालूम पड़ा कि गुर्गों से मुलाकात कराने के लिए अशरफ अफसरों को महंगे गिफ्ट और रुपए दे रहा था। इस मामले में अशरफ के अलावा जेल अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। 7 मार्च को बरेली पुलिस ने एक सिपाही समेत कैंटीन में काम करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही बरेली जेल के जेलर, डेप्यूटी जेलर समेत 5 को सस्पेंड कर दिया। 3 महीने पहले ट्रांसफर होकर पीलीभीत जेल आए एक सिपाही को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि ये सभी वीआईपी लाउंज में अशरफ और उसके गुर्गों की मुलाकात करवा रही थी। वीआईपी लाउंज की पर्ची भी नहीं कटाई जा रही थी। साथ ही अशरफ को बात करने के लिए मोबाइल भी देते थे। इन्हीं सब पर रोक न लगा पाने की वजह से बरेली सेंट्रल जेल के सीनियर सुपरिटेंडेंट राजीव शुक्ला को निलंबित कर दिया गया। अतीक की 2 भांजियों पर भी केस दर्ज। असद की तलाश में दिल्ली में छापेमारी। दिल्ली में 3 लोगों ने की असद की मदद। शाइस्ता परवीन की भी तलाश तेज। जेलों में अतीक और अशरफ की बादशाहत की कहानी नई नहीं है, बल्कि ये जिस भी जेल में रहते हैं वहां इनका राज चला करता था। नैनी जेल में अतीक के लिए एक स्पेशल चबूतरा बना हुआ था। वो वहीं पर बैठकर फैसला सुनाया करता था। अतीक के गुर्गे यहीं उससे मिलते थे। नैनी जेल में अतीक का रुतबा ऐसा था कि उसी के कहने पर सांसद अतुल राय और एमएलसी विजय सिंह की बैरक बदल दी गई थी, क्योंकि वो बैरक अतीक को दी जानी थी। नैनी जेल में जैमर लगा हुआ था। 2017 में नैनी जेल में बंद अतीक को फोन पर बात करने में दिक्कत हो रही थी, तो अतीक ने जेलर से जैमर की फ्रीक्वेंसी कम करने को कहा। जेलर ने मना किया तो अतीक ने गाली देते हुए थप्पड़ मार दिया। लेकिन 2017 के बाद यूपी में योगी की सरकार आने के बाद अतीक की सारी हेकड़ी निकल गई।
और यूपी में माफिया राज की कमर को योगी ने तोड़ दिया। योगी ने गोरखपुर से एक बार माफिया राज को मिटा देने की बात दोहरा दी। और कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है जनता। उमेश पाल के मर्डर से 13 दिन पहले हत्याकांड में शामिल शूटर अशरफ से मिलने बरेली सेंट्रल जेल गए थे। पुलिस की जांच में ये बात पता चली है। अशरफ 11 जुलाई 2020 से अब तक बरेली जेल में ही बंद है। 11 फरवरी 2023 को जेल में असद समेत 9 लोग अशरफ से मिले थे। इनमें उमेश हत्याकांड में शामिल गुड्डू, मुस्लिम, गुलाम उस्मान चौधरी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच दिल्ली से खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है। शाम 5:30 बजे चर्च जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ईस्टर के मौके पर गोल मार्केट जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। चर्च में प्रार्थना भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और चर्च के बाद सीधे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी सीईसी की मीटिंग में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 5:30 बजे का ये कार्यक्रम है जब प्रधानमंत्री मोदी चर्च जाएंगे। ईस्टर के मौके पर गोल मार्केट चर्च जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और इस दौरान सभा में भी शामिल होंगे। चर्च के बाद सीधे बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी सीईसी की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बीच खबर दिल्ली से है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की बैठक के लिए खड़गे के घर पर पहुंचे हैं राहुल गांधी। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक भी खड़गे के घर पर पहुंचे हैं। कर्नाटक उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। देखिए, आज राहुल गांधी को कर्नाटक जाना था, लेकिन उनका जो दौरा था वो रद्द हो गया और फिलहाल खड़गे के घर पर बैठक कर्नाटक उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला भी है, मुकुल वासनिक भी इस बैठक का हिस्सा है। कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस की बैठक जिसमें तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। ये तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। बैठक के लिए खड़गे के घर पर राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। सुरजेवाला और मुकुल वासनिक भी खड़गे के घर पर पहुंचे और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और इस बीच नेताओं की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। कर्नाटक उम्मीदवारों के नाम पर इसमें चर्चा हो रही है। देखिए, एक सूची पहले ही आ चुकी है और जो बाकी के उम्मीदवार हैं उनको लेकर भी नामों पर चर्चा इस बैठक में। कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस की ये बैठक, राहुल गांधी कांग्रेस में पहुंच चुके हैं। बैठक खड़गे के आवास पर हो रही है और खड़गे के आवास पर तमाम नेता पहुंच चुके हैं। सुरजेवाला, मुकुल वासनिक भी खड़गे के घर पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी भी आपको यहां पर देखिए खड़गे के बराबर में नजर आएंगे बैठे हुए। ये तमाम तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। खड़गे के आवास की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं और उसमें चर्चा कर्नाटक विधानसभा चुनाव और उम्मीदवारों के नाम को लेकर, कर्नाटक उम्मीदवारों के नामों को लेकर, इसमें जो बाकी के बचे उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा इस बैठक में। कर्नाटक चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं। राहुल गांधी का आज शायद यही वजह रही कि कर्नाटक का दौरा रद्द हुआ। आज उन्हें कर्नाटक पहुंचना था और वहां पर उनके कई कार्यक्रम थे, लेकिन फिलहाल अभी वो खड़गे के आवास पर हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एनसीपी नेता अजित पवार ने अदानी का समर्थन किया है और अदानी कोई अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है, अजित पवार ने कहा है। साथ ही अदानी को आरोपी कहना सही नहीं है। वहीं अजित पवार ने ईवीएम को लेकर भी कहा कि मेरी राय में ईवीएम में कोई भी खराबी नहीं है। ईवीएम को लेकर जिस तरीके से कई बार सवाल उठाए जाते हैं और अदानी मामले को लेकर भी सवाल दागे जा रहे हैं सत्ता पक्ष पर, तो वहीं उन्होंने ये कहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन की उपाधि नहीं दी जानी चाहिए। पूर्णपणे चित्र जसं सुप्रीम कोर्टाने समिती नेमलेली आहे त्याच्यातनं हे जे काही प्रकरणमध्ये अडाणींच्या बाबतीत घडलं त्याची चौकशी करावी असं काल पवार साहेबांनी जसं समर्थन केलेलं आहे, तशाच पद्धतीनं आपला सगळ्यांचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असल्यामुळं न्यायव्यवस्थेने जर चौकशी केली तर माणसांना ती पारदर्शक चौकशी झाली असं वाटतं. म्हणून तशा प्रकारची मागणी केली तर काही चुकीचं आहे असं समजण्याचं कारण नाही. माझं वैयक्तिक मत वाटत नाही. माझा ईव्हीएम आता जग कुठं चाललेलं आहे, माझा वैयक्तिक ईव्हीएमवर विश्वास आहे. जर ईव्हीएममध्ये गडबड होत असती तर देशातली अनेक राज्य विरोधी पक्ष सत्तेवर आलाच नसता. आज पश्चिम बंगाल, दिल्ली
तुमचं राजस्थान, पंजाब, त्याच्यामध्ये असणारं केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मला वाटतं छत्तीसगड, असे अनेक राज्य आज विरोधी पक्ष तिथं काम करत असतानाचं चित्र आपण पाहतोय। और चलिए इसी के साथ फिलहाल 4 के वार में हम चारों को ही दीजिए इजाजत।